हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कल वाले लेक्चर तक कंप्लीट किया है। आज हम उसका जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है ना? हाँ, इस लिक्विड सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे वेपर प्रेशर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पूरे चैप्टर का, वेपर प्रेशर। दूसरी बात हम करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, यहां हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मोल फ्रैक्शन या उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में इनके रिलेशंस, एक दूसरे के रिलेशंस, लाइक वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहली बात, जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। इस वाले केस में सॉल्वेंट जो होगा इन वाले सॉल्यूशंस के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर, वो लिक्विड होगा। इसी तरह से जब हम सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त जो हमारा सॉल्वेंट बनता है, सॉलिड बनता है, और गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। ठीक है? तो दिस चैप्टर, दिस पार्ट मेनली डील्स विद, एक पॉइंट लिख के रखिए आप, पार्ट मेनली डील्स विद, मेनली डील्स विद, यहां हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड कुछ बातें होंगी, एंड देयर सॉल्यूशंस, ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट सम रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। इन सब चीजों का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप विद ईच अदर, वो सारा डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आई कैन से डिस्कस होगा। क्लियर? वेपर प्रेशर इसमें पूरा का पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो फैक्टर होगा, दैट विल बी वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बातें हमें यहां करनी पड़ेगी। लाइक अपने पास जो पहला टॉपिक होगा चैप्टर का, दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड। समझते हैं इसको। देखिए, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए अपने पास एक बीकर है, बीकर के अंदर यहां पे बीकर के अंदर रखा हुआ है लिक्विड, और लिक्विड वेपराइज हो रहा है। लिक्विड ऐसे वेपराइज हो रहा है सच दैट कि ये जो इसका वेपर फेज और ये लिक्विड फेज है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब, अगर मैं रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में लिखूं कि ये ए लिक्विड जो है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद ए वेपर्स। ठीक है ना? इन दो फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड्स। ठीक है? दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये जो लिक्विड है, इसके जो वेपर्स अपनी सरफेस के ऊपर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, यहां पे जो वेपर्स होंगे, यहां पे वेपर फॉर्मेशन होगी। अब कुछ टाइम बाद यहां पे वेपर फॉर्मेशन होगी। इसके लिए, वेपर फॉर्मेशन करने के लिए जो जो पैरामीटर्स हमको चाहिए, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे हम किसी भी पैरामीटर की बात करेंगे, वो हम सारा का सारा डिस्कशन जो हमारा होगा इस चैप्टर के अंदर होगा। तो जैसे ही वेपर्स बनेंगे, मान लीजिए यहां एक कंपोनेंट है, प्योर लिक्विड है, तो इसके अंदर जो वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स अपने इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अपनी इस सरफेस के ऊपर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। क्लियर? अच्छा, तो इस वेपर प्रेशर में क्या हम बात करते हैं, जैसे अगर अपने पास, अगर मैं, बिकॉज दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, तो देयरफॉर आई कैन यूज के इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए मैं अप्लाई कर दूं, दैट इज गैस है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नॉर्मली जो बात करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट गैसेस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय, यहां तो सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, दैट विल बी टेकन एज कांस्टेंट, बिकॉज जो यहां आप लिख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो होती है, प्योर सॉल्वेंट डज नॉट अपीयर, प्योर सॉल्वेंट डज नॉट अपीयर, नेट इस सिस्टम के अंदर जो प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो अपीयर नहीं होगी, और वी कैन से that this concentration of pure solvent will be taken as
कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू, इसकी जो कंसंट्रेशन ली जाती है दैट इज टेकन एज 1। हमने ऑलरेडी हम ये बातें करते हैं जैसे हम काइनेटिक्स में एक्टिव मास के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। जो प्योर सॉल्वेंट होता है या सॉलिड होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन इस सिस्टम के अंदर, इस रिएक्शन सिस्टम के अंदर अपीयर नहीं होता। या हम ये बता सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर अगर कहीं पे सॉलिड यूज हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट यूनिटी ले लेते हैं, दैट इज मर्ज्ड विद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बिकॉज इसकी जो अपीयरेंस, ये जो कंसंट्रेशन है वो नेट में अपीयर नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये के इक्विलिब्रियम असल में किसके बराबर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो ये के इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के बराबर। तो ये वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन होगा और ये किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करेगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सबस्टेंस, और वी कैन से प्योर लिक्विड हियर, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, यहां सबस्टेंस के बदले में सबस्टेंस भी हम लिख के रखेंगे यहां, बट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, सबस्टेंस का वेपर प्रेशर फॉर अ गिवन रिएक्शन, बट जरूरी है फॉर अ गिवन रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। एक अगर आप रिएक्शन सेम कर रहे हो, एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बिकॉज यू ऑल नो दैट कि ये वेपर प्रेशर जो है अभी ये के इक्विलिब्रियम के बराबर, अभी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर की चेंज करने से के इक्विलिब्रियम चेंज होगा और उसकी वजह से फाइनली जो है वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। क्लियर, शाबाश। तो असल में जो रिलेशनशिप इनका टेम्परेचर के साथ है वो के इक्विलिब्रियम से प्रूव होता है। आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है, और वही हम ये बता सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट भी सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट भी डिपेंड करेगा किस पे, शाबाश, टेम्परेचर पे। अब अगर इसके लिए इस सिस्टम के बदले में वाटर बात करूं, वाटर के टर्म्स में बात करूं, जैसे मैंने बात की वाटर में, वाटर लिक्विड, इस ए लिक्विड के बदले में मैंने यहां लिखा वाटर H2O लिक्विड, और ये इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर फेज के साथ। तो मेरे भाई अगर मैं इसके लिए टर्म यूज करूंगा के इक्विलिब्रियम में उस वक्त बात करूंगा इस के इक्विलिब्रियम, दैट इज इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर यहां होगा गैसियस फेज में वाटर का, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। इसी टर्म को हम नाम देते हैं एक्वस टेंशन। इसका मतलब जब आप लिक्विड, किसी भी नॉर्मल लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल लिक्विड के बारे में अगर आप बात कर रहे हो दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द गैसियस फेज, तो उस वक्त हमारे पास टर्म आएगी के इक्विलिब्रियम, दैट इज वेपर प्रेशर। बट इन केस ऑफ वाटर अगर आप बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका टोटल पॉइंट यहां पे, इस लाइन का पूरा मतलब इस लाइन से आपको पता चलना चाहिए दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। दैट मींस अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उसकी वजह से के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, और के इक्विलिब्रियम की वजह से यहां के इक्विलिब्रियम और वेपर प्रेशर बिल्कुल बराबर होते हैं इन टर्म्स ऑफ अ प्योर सबस्टेंस, प्योर लिक्विड के टर्म्स में, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इस प्योर सॉल्वेंट की, प्योर सबस्टेंस के बदले में, अगर इस प्योर लिक्विड के बदले में आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन लिया, अपने पास सॉल्यूशन है इस टाइप का, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में मैंने लिखा यहां ए, या सॉल्यूशन में ऐसे लिख रहा हूं मैं ए एक्वस, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए है, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, ये अपने गैसियस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है। फिलहाल तो हमें यह पता चला कि प्योर सॉल्वेंट के लिए या प्योर सबस्टेंस के लिए, प्योर लिक्विड के लिए जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बट सॉल्यूशन के लिए अगर मैं यहां चेक करूंगा तो ये के इक्विलिब्रियम बराबर आ जाएगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड है, दिस इज कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब यह है कि अगर मैं आप टेम्परेचर चेंज करूं, लिक्विड के फॉर्म में, मैंने प्योर लिक्विड के फॉर्म में देखा था मैंने कि जो वेपर प्रेशर खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट अगर मैं यहां टेम्परेचर चेंज करूं, यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ जो ए है दैट विल डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर ऑफ ए विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, पहले मैं यहां लिख रहा हूं टेम्परेचर,
as well as concentration, as well as concentration, as well as concentration. concentration ऑफ जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आयंस की concentration क्या होगी, उस पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। अब क्यों डिपेंड करेगा, देखिए यहां हमने देखा इस वाले बीकर के, इसमें हमने देखा कि प्योर लिक्विड के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब यह है कि अगर आपके पास कंटेनर 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, तो उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा प्योर सॉल्वेंट के केस में। खाली जो सोल्यूशन है, जो प्योर ये जो वेपर प्रेशर है वो खाली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। कंटेनर 2 लीटर का, 4 लीटर का या 10 लीटर का क्यों ना हो, वेपर प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां वाले केस में मैंने क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ ए विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन, not upon the surface area। इस बीकर का सरफेस एरिया कितना होगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किस किस पे, एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और दूसरी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया और वी कैन से अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। खाली ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहां पे अगर वेपर प्रेशर इस पे डिपेंड करेगा तो असल में क्या वेपर प्रेशर से के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा? क्या टेम्परेचर के बदलने से के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। के इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पहली बात तो यह है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं उससे मैंने देखा वेपर प्रेशर में अच्छा खासा चेंज होगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इसके साथ। लेकिन अगर मैंने इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज, अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इससे के इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट इससे बदलेगा वेपर प्रेशर। आप ए बढ़ा रहे हो, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ा दिया, उससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सच दैट कि ये जो के इक्विलिब्रियम है ये फिर से हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। दैट मींस कि आप जैसे ही आप कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ा रहे हो, इसके बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दैट मींस वी कैन से एज कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज्ड, वेपर प्रेशर बढ़ेगा सच दैट कि ये जो के का वैल्यू है इट विल रिमेन कांस्टेंट। के फिर से ये जो के अपना के है, के तो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर जो है, यहां पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे भी। मतलब यहां इसका कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि एज कंसंट्रेशन चेंजेस, जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो उसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए चेंजेस, वेपर प्रेशर ऑफ ए विल चेंज सच दैट टू मेंटेन कांस्टेंट के वैल्यू, सच दैट कि ये जो रेशो है इनका कांस्टेंट के, इस के का रेशो जो होगा, मतलब इन दोनों टर्म्स का जो रेशो होगा वो सेम रहेगा। तो अब टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आप देख पा रहे हैं, अगर इस कंसंट्रेशन को हम यहां बढ़ा रहे हैं, साथ में वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो सच दैट कि जितना ए बढ़ेगा उतना उस फैक्टर से पी ए बढ़ेगा, सच दैट कि के इक्विलिब्रियम विल रिमेन कांस्टेंट। अब वेपर प्रेशर के, अब कंसंट्रेशन के बढ़ाने से, या मैं ये बोल सकता हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर पे कैसा चेंज होगा, एज द वेरिएशन ऑफ। तो यहां आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, यहां एक नोट पॉइंट आप इससे पहले जोड़ सकते हैं। नोट पॉइंट में आप ये लिखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड only depend upon temperature, while as vapor pressure of solution, in case of solution जो होगा, vapor pressure of solution will depend upon temperature as well as concentration। अब कैसे वेपर, बिकॉज क्या बोला मैंने, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहां कंसंट्रेशन के बढ़ाने से भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर इज गिवन बाय, इस सब को एक्सप्लेन किया किसने, गिवन बाय वॉट हॉफ इक्वेशन, इज गिवन बाय वॉट हॉफ इक्वेशन। इस सब को एक्सप्लेन किया किसने, वॉट हॉफ इक्वेशन से ये प्रूव हुआ। कैसे समझते हैं इसको,
ठीक है। वांट ऑफ इक्वेशन हमें बताता है ln ऑफ P2 डिवाइड बाई P1 दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाई R, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन तो और डिराइव जो है, एक तो हम इसको काइनेटिक्स में भी सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, दूसरा हम इसको डिराइव करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इन टर्म्स ऑफ ली चैटरलियर प्रिंसिपल। जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं उससे हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से पता चलता है कि रेट कांस्टेंट पे क्या असर आता है। लेकिन यहां इसको हम डायरेक्टली यहां अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वांट ऑफ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज वांट ऑफ इक्वेशन। तो यहां पे ये वेपर प्रेशर, ये P1 क्या होगा, दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P2 क्या होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर एट T1 केल्विन। ये P2 क्या होगा, P2 होगा वेपर प्रेशर एट T2 केल्विन। ठीक है ना। मतलब अगर आप टेम्परेचर T1 से T2 कर रहे हो, मतलब इफ टेम्परेचर अगर आप T1 से T2 कर रहे हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा वो P1 से P2 चेंज होगा। क्लियर। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है हमेशा, दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो डेल्टा H एंडोथर्मिक के लिए दैट इज ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। तो अब अगर ये पॉजिटिव है, ये R भी पॉजिटिव है, और आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आपने T2 इज ग्रेटर देन T1, तो डेफिनेटली उससे जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी P2 विल बी ग्रेटर देन P1। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ यहां हम बात करते हैं, इस इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है, देखिए यहां P2 है, P2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट T2 केल्विन एंड P1 इज द वेपर प्रेशर एट T1 केल्विन। डेल्टा H जो इसमें एनर्जी, जो हीट चेंज होती है सिस्टम में, दैट इज एंडोथर्मिक है, तो हीट चेंज पॉजिटिव ही होगा। तो T2 अगर मैं T2 ज्यादा कर रहा हूं T1 से, तब डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर फाइनल होगा वो ग्रेटर ही होगा किससे, इनिशियल वेपर प्रेशर से। क्लियर। ओके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए यहां पे हमने अब इस सब को जो, अब वेपर प्रेशर कितना होगा, मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से आपने देखा कि वेपर प्रेशर बढ़ता है। उस वेपर प्रेशर के बढ़ने से, वेपर प्रेशर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया था, उसकी वजह से आपने देखा वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, सच दैट कि K का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हमको कितना अमाउंट, कितना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, दैट इज वेरिएशन जो होगा सॉल्यूशन के टर्म्स में। अगर हम वेरिएशन की बात करेंगे, आप कंसंट्रेशन बदल लोगे, उससे इस K में या वेपर प्रेशर में कैसा वेरिएशन आएगा, तो हम यहां पे एक पॉइंट बता सकते हैं। तो स्टडी वेपर प्रेशर चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। हम यहां पे डिफाइन करेंगे रॉड्स लॉ, वी विल डिफाइन रॉड्स लॉ। ठीक है ना। अब रॉड्स लॉ क्या बताएगा, रॉड्स लॉ हमें बताता है कि अगर आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मान लीजिए नॉर्मली तो इस लेवल तक जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस लेवल तक भी अगर हम पढ़ेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है ना। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन। अपने पास अगर अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, समझिए आप रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट, अगर अपने पास दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B, A कंपोनेंट और B कंपोनेंट है। A का वेपर प्रेशर जो है, A की वजह से जो लगने वाला वेपर प्रेशर है दैट इज PA, B की वजह से लगने वाला जो वेपर प्रेशर है दैट इज PB। ठीक है ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं ऑल कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। सारे दोनों के दोनों जितने भी कंपोनेंट्स है इसमें ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल समझते हो आप, जो अपनी ग्राउंड स्टेट में वेपर्स बनाता है, थोड़ा सा हीट लेके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप अपने पास बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे नेप्थिलीन बॉल्स होती है सॉलिड फॉर्म में, वो भी ये वोलेटाइल होता है। पेट्रोल होता है दैट इज वोलेटाइल। तो वोलेटाइल ऐसे होता है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या बनाता है, शाबाश, वेपर फॉर्मेशन करता है। अच्छा, तो इसका जो है PA इज द वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ A,
आई कैन से प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं, ए की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ ए। पीबी इज द प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है ना। अब इनमें अब मिलाने से पहले इनके पास तो हर एक सॉल्वेंट के पास हर एक कंपोनेंट का, मैं ऐसे बता सकता हूं, हर एक कंपोनेंट का अपना जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। दैट इज, मान लेते हैं इसका पी ए नॉट है और इसका पीबी नॉट। पी ए नॉट एंड पीबी नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर फॉर्म रेस्पेक्टिवली। पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म एंड पीबी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, इन इट्स प्योर फॉर्म। ठीक है ना। इसके मोल्स मान लीजिए Na है और इसके मोल्स Nb है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो है Na है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज Nb। क्लियर। अच्छा, एज पर रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या बताता है कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, सो पहले स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट, the vapor pressure of a volatile component present in the solution, the vapor pressure of a volatile component in the solution is equal to, वो किसके बराबर होगा, is equal to the mole fraction of that component। ये आप नोट डाउन करेंगे, the mole fraction, because हर जगह हमें ये रोल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा up to end of the chapter, is equal to the mole fraction of that component in liquid form, in its liquid form, multiplied by vapor pressure multiplied by its vapor pressure in pure form। ठीक है ना। मतलब यह है कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का, जैसे हमने यहां लिखा वोलेटाइल सब्सटेंस है, यहां पे भी कंपोनेंट वोलेटाइल, यहां पे भी कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, किसी भी हम अपने पास जो यहां पे कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है, तो पी ए का जो वेपर प्रेशर होगा एज पर रॉल्स लॉ दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज एक्स ए। एक्स ए क्या होगा, एक्स ए विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस एक्स विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, mole fraction of A in liquid form, mole fraction of A in liquid form, liquid state में इसका mole fraction, ठीक है ना, into multiple by PA naught। PA naught क्या होगा, PA naught will be equal to vapor pressure of A in pure form। प्योर फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, अपने इंडिविजुअल फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर स्टेट में इसका कितना क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज PA naught। अच्छा, इसी तरह से अगर दूसरे कंपोनेंट पे बात की जाए, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा पीबी की, मतलब दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन इट्स लिक्विड फॉर्म मल्टीपल बाय पीबी नॉट। पीबी नॉट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स, पीबी नॉट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर फॉर्म। ठीक है ना। जैसे मैंने यहां लिखा था पीए नॉट और पीबी नॉट, पीए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म एंड पीबी नॉट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर फॉर्म। तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी, वो दोनों के कारण से होगा, पीए की वजह से भी होगा और पीबी की वजह से भी होगा। इसका मतलब यह है तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी टोटल, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर that will be equal to PA because of vapor pressure because of A plus vapor pressure because of B, दोनों की वजह से होगा। and that will be equal to PA के बदले में अप्लाई पुट कर सकता हूं PA नॉट एक्स से, और PB के बदले में अप्लाई कर सकता हूं दैट इज PB नॉट XB। दिस विल बी इक्वल टू P टोटल, ओके, दैट विल बी इक्वल टू P टोटल। टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स की वजह से लगने वाला होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ, यानी कि इस लिक्विड के ऊपर जितना भी वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, दैट विल बी बिकॉज ऑफ ए एज वेल एज बिकॉज ऑफ बी। ठीक है ना। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है। अब इसको हम एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक अपने पास अगर मेरे पास यहां पे एक सॉल्यूशन है, समझिए इसको आप,
ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को आप समझ लेंगे। देखिए यहां, ओके, देखिए अगर मेरे पास यहां पे एक एक्सीस है और यहां पे दूसरा एक्सीस, ठीक है, यहां पे दूसरा एक्सीस, और इन दोनों से मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना, इन दोनों से मुझे पता करना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन का कैसे इंडिविजुअल सब्सटेंस, इंडिविजुअल कंपोनेंट से कि चेंज करने से चेंज होगा। देखते हैं, मैंने यहां लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा कि अपने पास ये बाइनरी कंपोनेंट वाला जो बाइनरी सॉल्यूशन था, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे, एक था पीए, दूसरा था पीबी। तो पीए की वजह से भी इसके अंदर कोई प्रेशर होगा एंड दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू पीए नॉट एक्स। ये तो होगा ए की वजह से लगने वाला प्रेशर, एंड दिस विल बी पीबी नॉट एक्स बी, दैट इज बी की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर तो दोनों की वजह से प्रेशर होगा। अगर मुझे वेरिएशन फाइंड आउट करना है, दिस इज, मान लीजिए मैंने लिखा यहां वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर एक्सीस है, ये भी वेपर प्रेशर एक्सीस है इस साइड से, ठीक है ना, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो मुझे बताइए कि अगर मेरे पास, देखिए दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है, हमें पता है कि ये जो पीए है दैट इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स। अब ये एक्स किसके बराबर होगा, एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज एक्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए, हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म्स में, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, दैट इज टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह से अपने पास जो एक्स बी होगा दैट विल बी इक्वल टू एन बी, दैट विल बी इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और हाँ, आप जानते हैं कि दोनों का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों का सम होता है कितना, 1, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर आपके पास, लेकिन ये किसके लिए है, ये है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, जब आपके पास सॉल्यूशन होगा कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर होगा 1। खैर यहां हम खाली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा। अब मुझे बताइए कि एक पॉइंट ऐसा होगा, मान लीजिए इस जगह पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे एक्स ए बराबर है 0 के। एक्स ए 0 का मतलब यह है कि अगर आपने एक्स ए का वैल्यू 0 कर दिया, मतलब कुछ मोल्स प्रेजेंट नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, इसका मतलब यहां होगा एक्स बी का वैल्यू बराबर होगा 1 के। एक्स ए का वैल्यू 0, उस पॉइंट पे एक्स बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 1। अब आप खुद बताइए कि जो भी, जैसे भी आपने, मान लीजिए आपने एक्स ए का वैल्यू 0 कर दिया, जैसे आप एक्स ए का वैल्यू, अगर आप एक्स ए का वैल्यू 0 कर रहे हो, इफ एक्स ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इस पूरी टर्म का वैल्यू 0 बन जाएगा, मतलब जो पी ए पूरा का पूरा वो बन जाएगा 0। तो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ पीबी, एंड दैट पीबी विल बी इक्वल टू, दैट पीटी विल बी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। इसका मतलब अगर आप एक्स का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल 0 ले रहे हो, ऐसे अज्यूम कर रहे हो कि सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन नहीं है एक प्योर सॉल्वेंट है, बी है, खाली बी कंपोनेंट वाला ये है सिस्टम है, तो बी के अंदर इस सॉल्यूशन के उस वक्त क्या होगा, x इक्वल टू 0 और x b इक्वल टू 1, उस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा, सिस्टम का जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल सिस्टम का वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ b, क्योंकि a को आपने क्या कर दिया, x a को कर दिया 0, दैट मींस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो खाली होगा बिकॉज ऑफ b, एंड दैट विल बी इक्वल, और वो b का क्या होगा वेपर प्रेशर, दैट इज प्योर कंपोनेंट का, मतलब b के जो b कंपोनेंट है उसका प्योर फॉर्म में जितना भी वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी pb नॉट, इस वक्त होगा वेपर प्रेशर pb नॉट। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि अगर आप समझ लीजिए, मतलब इस सब का मतलब यह है कि अगर आपने यहां से, हम इस चीज को यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे साइड में। देखिए बच्चे, अगर आपने एक्स ए कर दिया 0, अगर आपने एक्स ए कर दिया 0, तो ये पी टोटल किसके बराबर बना, दैट इज खाली पीबी के बराबर। पीबी खुद किसके बराबर, पीबी नॉट एक्स बी। अब अगर एक्स ए 0 बन गया तो इसका मतलब एक्स बी का वैल्यू 1 बना, जैसे एक्स बी का वैल्यू 1, इसका मतलब ये जो पी टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू पीबी नॉट, वो बराबर होगा किसके, पीबी नॉट। मतलब जब एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, उस वक्त जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो बी कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर होगा। अब आप लेफ्ट से इधर राइट जा रहे हो, तो सोचिए आपने यहां पे इस पॉइंट पे आप थोड़ा आगे जा रहे हो,
ऐसे आप बढ़ रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो सोचिए क्या होगा। कुछ पॉइंट तो ऐसा भी होगा, लाइक यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू है मान लीजिए 0.2, ठीक है, या 0.3, तो उस वक्त एक्स बी का वैल्यू को बनना पड़ेगा 0.7, उस वक्त एक्स बी का वैल्यू 0.7 होगा। मतलब अब इस कंपोनेंट के अंदर, अब इस सोल्यूशन के अंदर ए भी आने लगा है, ए का भी मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा है। पहले तो ए का मोल फ्रैक्शन 0 था इस एंड पे, लेफ्ट एंड पे। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाना स्टार्ट कर रहे हो तो ए के मोल्स भी आने लगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा ए का। अब सोचिए कि मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा तो क्या बढ़ने लगा, देखिए एक्स ए, आप जानते हैं कि पी ए किसके बराबर, प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। देखिए पी ए नॉट तो कांस्टेंट है, पी ए नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जैसे आप एक्स ए बढ़ा रहे हैं तो ए की वजह से भी प्रेशर बढ़ने लगेगा। पहले तो खाली बी की वजह से प्रेशर लग रहा था, अब जैसे जैसे आप ए के मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा रहे हो तो ए की वजह से भी प्रेशर, यहां दिस कैन बी कॉल्ड एज, दिस पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज, इस पॉइंट को मैं इंडिकेट कर सकता हूं यहां, दिस इज ओरिजिन ऑफ ए, दिस इज ओरिजिन ऑफ ए, यहां से ए स्टार्ट होगा एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, देखिए यहां से यहां आप लेफ्ट से राइट आ रहे हो, ये पॉइंट ऐसा होगा जहां पे खाली एक्स, ये जो एक्स ए होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 और एक्स बी बराबर होगा 0, तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं ओरिजिन ऑफ बी। अरे यहां से बी की शुरुआत होगी क्या, मैक्सिमम पॉइंट तो बी का इस पॉइंट पे होगा, बट यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बिल्कुल 0 होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ ए, एंड उस ए का वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, उसका वैल्यू होगा दैट इज पी ए नॉट। फिर से समझते हैं कैसे पी ए नॉट होगा, फिर से यहां आते हैं। इफ अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक्स, इसको यहां पे लिख लेते हैं, बेटर इज हम इसको यहां लिख लेते हैं, अगर आपने इस पॉइंट को एक्स ए को कर दिया मेरे भाई 1, अगर आप एक्स ए को 1 कर रहे हो तो एक्स बी को क्या कर रहे हो, एक्स बी को आप कर रहे हो 0, जैसे एक्स बी 0 कर रहे हो तो पी बी बराबर बन जाएगा 0, दैट इज पी बी नॉट एक्स बी, एक्स बी 0 है तो पी बी बराबर 0 हो जाएगा। एक्स ए 1 होगा तो पी टोटल कितना बराबर होगा, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए, तो एक्स ए का वैल्यू आप कितना ले रहे हो 1, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ ए, दैट इज प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। दैट मींस अगर आप एक्स ए, दैट मींस सॉल्यूशन को आप ऐसे समझ लो कि उस बीकर के अंदर खाली एक कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट ए है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ ए, और वो ए किसके बराबर होगा, दैट इज विल बी इक्वल टू पी ए नॉट, मतलब इसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा मैथमेटिकली वहां से। अब बताइए ऑरिजिन ऑफ ए, अब एक्स से बढ़ने लगा, मतलब मोल, अब सॉल्यूशन के अंदर ऐसा भी समझो आपके बी कंपोनेंट के साथ ए भी ऐड होने लगा, अब बी का तो मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, जैसे आप बी का मोल फ्रैक्शन कम कर रहे हो मेरे भाई, पी ए नॉट भी कांस्टेंट है, पी बी नॉट भी, ये दोनों के दोनों वैल्यूज कांस्टेंट, क्योंकि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने एक्स बी को थोड़ा सा कम कर दिया, एक्स बी को मैं हल्का सा कम कर रहा हूं और एक्स ए उतना हल्का सा बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई बताओ कि जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ए की वजह से अब प्रेशर बढ़ने लगेगा, बिकॉज पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट कांस्टेंट है, एक्स ए बढ़ने लगा तो ए की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा और बी की वजह से वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। बी का इनिशियली में वेपर प्रेशर इतना था तो बी की वजह से वेपर प्रेशर कम होने लगेगा, तो बी का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से होगा मेरे भाई। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इन सब चीजों को, बिकॉज इस पॉइंट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जो था सॉल्यूशन का वो बी की वजह से था, प्योर बी की वजह से था, एंड दैट वाज पीबी नॉट, दैट वाज पीबी नॉट। तो इस पॉइंट पे ऐसे पीबी कम होने लगेगा और सिमिलरली साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली एक साथ एकदम से वैसे एकदम से नहीं बोल सकते, बट मैं ये बोल सकता हूं कि एक साथ जितना जितना बी बढ़ने लगा, जितना जितना बी का वेपर प्रेशर, बी की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ए की वजह से उतना बढ़ने लगा है। बिकॉज मैं यहां, या मैं इसको अगर रिवर्स में डायरेक्शन में चलूं तो एक्स ए का वैल्यू यहां 1, तो सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा पी ए नॉट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा पी ए नॉट, वो कम होने लगेगा और साथ में जो है बी बढ़ने लगेगा, ऐसे बी बढ़ने लगेगा। लेकिन मैंने इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया, ए बढ़ने लगेगा और बी कम होने लगेगा। अब ए किस एंगल से बढ़ रहा है, किस इक्वेशन से बढ़ रहा है, अरे ए की जो वेरिएशन है एक्स के साथ दैट इज पी ए नॉट एक्स ए, और बी का जो वेरिएशन है एक्स के साथ दैट इज पी बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अरे आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि पी बी पहले मैक्सिमम था, उसके बाद गिरने लगा थोड़ा सा, ये
पीबी वैसे मैक्सिमम नहीं था, सॉल्यूशन को जो टोटल वेपर प्रेशर था वो पीबी के वजह से लगने वाला था। अब जो वेपर प्रेशर, अब आपने जो मोल फ्रैक्शन कम कर दिया, ए का वो मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया, बी का मोल फ्रैक्शन कम कर दिया। जैसे आप ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, और साइमल्टेनियसली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कम कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो लगने वाला वेपर प्रेशर है वो कम होने लगा है। दोनों की वेरिएशन अपनी अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए और पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स पी। तो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये वाली लाइन हमें देगा। अभी हम इसकी इक्वेशंस भी कैलकुलेट करने वाले हैं। टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें इस इक्वेशन से आएगा मेरे भाई, दैट विल बी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, वी कैन राइट इट एज पीए प्लस पीबी। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज पीए नॉट एक्स ए, और पीबी को लिख सकते हैं आप पीबी नॉट एक्स बी। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर अपने पास ये ग्राफ तो आ गया, चलिए देख लेते हैं। अब मेरा पॉइंट क्वेश्चन ये है कि अगर इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे एक्स ए इक्वल टू, जहां पे एक्स ए इक्वल टू 0.5 है और एक्स बी भी डेफिनेटली होगा 0.5, तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मेरा ग्राफ में पी टोटल पे जो लगने वाला पड़ने वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? ये पॉइंट मुझे क्या देगा? मान लीजिए मैंने इसको पॉइंट ओ नाम रखा, तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? समझते हैं, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। अगर यहां पे इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन आप दोनों का बराबर है, एक्स ए का 0.5, बट रिमेंबर वन थिंग कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ऑल द कंपोनेंट्स जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं लिक्विड कंडीशन के अंदर, है ना। यहां एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। उसके बाद आएगा वेपर फेज डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो अलग बात है, फिलहाल हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एक्स ए के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे। मुझे बताइए कि ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? ओ पॉइंट हमें क्या इंडिकेट करेगा? दिस इज ओ पॉइंट। जब जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी 0.5 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी 0.5 है, दिस पॉइंट विल गिव में, देखिए ये टोटल वेपर प्रेशर, ये टोटल प्रेशर एक्सीज है, तो ये पॉइंट ओ जो है, दिस पॉइंट विल इंडिकेट द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन when equal mole fraction, of किसका? A and B are present, और इक्वल कितना है वो? दोनों का 0.5, मतलब XA और XB दोनों के 0.5। मतलब ये है, मतलब मेरे भाई ये है कि ये पॉइंट O हमें वो वाला सॉल्यूशन का ऐसा वाला वेपर प्रेशर, उस पॉइंट पे लगने वाला टोटल वेपर प्रेशर देगा सॉल्यूशन का, जिस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों के दोनों सेम होंगे। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास पॉइंट आ गया, मान लीजिए ये पॉइंट जो हमने इससे पहले पता किया था, एक्स ए यहाँ पे 0.3 है मेरे भाई, एक्स ए यहाँ 0.3 है और एक्स बी यहाँ 0.7 है। तो बताओ दोस्त कि अगर मेरे पास ये पॉइंट आ गया, ये लाइन आ गया, इस लाइन को मैं नाम रखूं ए, ये ए मुझे क्या देगा? दिस ए विल इंडिकेट द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.7। दैट मींस जब आप मान लीजिए अगर आपके पास टोटल 1 मोल है, तो 0.3 मोल आप किसका ऐड कर रहे हो? मतलब ना 0.3 टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है, तो 0.3 मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा? ए का, और 0.7 मोल फ्रैक्शन बी का अगर आप सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हो, उस वक्त जो वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन का होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस पॉइंट ए। वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें देगा पॉइंट ए। क्लियर? इस टोटल वेपर प्रेशर में, इस टोटल वेपर प्रेशर वाली इक्वेशन में अपने पास जो आया पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको आप अगर ऐसे देखेंगे, ये जो पी टोटल है दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। देखिए चाहे यहां पे जो कर्व आ रहा है ना, हमारे दोनों पॉइंट्स में जो कर्व आ रहा है, इस पॉइंट पे ये वाला लाइन आप देख रहे हो स्ट्रेट है, ये वाला लाइन भी है, ये स्ट्रेट है।
अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे पी ए नॉट आपने ज्यादा रखा है, पी बी नॉट कम। जरूरी नहीं है, आप चाहे पी बी नॉट को ज्यादा रखो। दिस ग्राफ इज based on assumption that vapor pressure of A will be greater than vapor pressure of B, because we know that the components with containing different components will be having definitely the different vapor pressures. आप चाहे आपके पास solution के अंदर component A है और B है, तो दोनों components के vapor phase, दोनों components का जो vapor pressure होगा वो अलग होगा, because दोनों components जो है वो अलग अलग है। तो आप इस ग्राफ को this graph is about assuming कि मैंने यहां assume किया है कि PA PB से ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ A वेपर प्रेशर ऑफ B से ज्यादा है। तो मैं यहां पे एक बात जरूरी कहना चाहूंगा कि ये ग्राफ मैंने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया है, PA ग्रेटर देन PB। आप चाहो PA कम कर दो PB से, तो ये PA नॉट इधर चला जाएगा, समथिंग लाइक हियर, तो ये PB वाली लाइन इधर चली जाए, ये PA लाइन इधर चली जाएगी और वो PB लाइन इधर चली जाएगी, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये वैसे इस ग्राफ में जरूरी नहीं है डिस्कस करना, बट यहां पूरा का पूरा ध्यान रहे कि अपने पास जो assumption ली हुई है हमने, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B। ओके, तो इस इक्वेशन को देखते हैं। अब PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, दोनों इक्वेशन आप देख सकते हैं। देखिए ये जो PA नॉट XA है, PA नॉट XA है, और ये किसकी इक्वेशन है? ये असल में इक्वेशन है किसकी? दैट इज PA। और सिमिलरली ये जो PB है, PB बराबर किसके बराबर? PB नॉट XB। आप देखिए दोनों, ये वाला पैरामीटर तो कांस्टेंट है, ये वाला पैरामीटर कांस्टेंट, यहां तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, दोनों के दोनों, ये दोनों ग्राफ, चाहे ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, दीज फॉलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसीलिए जो ग्राफ है ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, यहां जीरो से स्टार्ट होता है, यहां से भी जीरो से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, और यहां से भी जीरो से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। ओके, तो यहां देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, अब अपने पास PA नॉट, आप जानते हैं कि XB को मैं 1 माइनस XA में, XB को मैं 1 माइनस XB में लिख सकता हूं, XB को लिख सकता हूं 1 माइनस XA, या आप XA को 1 माइनस XB लिख दो। तो देयरफॉर ये जो, क्योंकि अपने पास जो इक्वेशन होती है XA प्लस XB बराबर 1 के, तो मैं XB को लिख सकता हूं 1 माइनस XA। तो जो P टोटल आएगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XA, और वो बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट इंटू 1, दैट इज PB नॉट माइनस, ठीक है ना, PB नॉट XA। तो यहां देख लीजिए XA है, XA इसको कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब जो आपके पास टोटल ये जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू P टोटल दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट को कॉमन लीजिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू, PA नॉट को यहां से कॉमन लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा XA को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ XA, यहाँ भी XA कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ PA नॉट माइनस PB नॉट, XA को कॉमन लिया, प्लस क्या बचा PB नॉट। तो आप फिर से चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन जो है मेरे भाई, ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी जिसका स्लोप होगा, देखिए इसको आप y एक्सिस मान लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग y, दिस विल बी इक्वल टू m, दैट इज स्लोप, ये x एक्सिस पे बैठा हुआ है मोल फ्रैक्शन, दैट इज x, और ये आपका बनेगा mx प्लस c, और ये c क्या होगा? दैट विल बी इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ के अंदर जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, दैट मैंने यहाँ पे PA नॉट लिखा, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू PB नॉट, यही तो अपना इंटरसेप्ट आ रहा था, दैट विल बी इक्वल टू C इंटरसेप्ट, ठीक है ना। यहां देख लीजिए, हाँ, तो स्लोप कितना होगा, ये जो m इक्वल टू ये आया स्लोप, तो यहां तो जरूरी जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, बिकॉज रीजन क्या है इसका, बिकॉज जो PA नॉट है आपने एज्यूम किया है PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। आप चाहे PA नॉट को PB नॉट से कम भी कर सकते हैं, इक्वेशन कुछ इसी तरह से एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी, बट आप कर सकते हैं। या आप दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे XB की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस XA,
आप चाहे एक्स ए की जगह कर दीजिए 1 माइनस एक्स बी, ठीक है ना। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो है ग्राफ जो है इक्वेशन, ये फाइनल जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसके अकॉर्डिंग भी ये वेरिएशन करेगा एज पर स्ट्रेट इक्वेशन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो बाकी बातें इसमें जितना जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि जब हम रॉल्स लॉ को डाल्टन्स लॉ से रिलेट करेंगे तब जाके आएगा मजा, तब जाके हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो हम एक्सपेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। आप समझ रहे हो ना। तो इंटरेस्टिंग पार्ट उसका वो होगा, वो हम कल वाले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।